Hello and very warm welcome to all of you my dear friends. How are you all? बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने कई बार कई सारे जिस टॉपिक्स पे हम बात किए हैं, कई सारे टीचिंग क्लासेस भी मैंने आप लोग को दिए हैं। आज जो है मैं आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक बताने वाला हूँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इसके लिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने और आखिरी तक देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें की जानकारी मिलेगी। तो जैसे कि आप टॉपिक जान ही चुके हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना पर। तो ये आवास योजना जो आया था कब? 2015 में आया था। और अब जो हम बात करने वाले हैं कि हाउसिंग लोन जो होती है, कई लोगों का एक ड्रीम होता है कि यार हम अपना घर बनाएंगे, और ये इस बनाने की जो ड्रीम रहता है इनकी ज़िंदगी निकल जाती है। और कई लोग तो ऐसा भी रहता है, वो सोचते रह जाते हैं कि हम घर बनाएंगे, आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, कितना पैसा हमें लगाना है, जो मार्जिन मनी देना है, और कितना पैसा हमें बैंक देगा। दोनों के बारे में सोचते सोचते ज़िंदगी निकल जाती है। और कई बार हम सोचने के बाद घर आखिरी तक के लिए छोड़ देते हैं कि रिटायरमेंट जब होगा तो वो पैसे से हम घर खरीदेंगे। तो अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना घर बना सकते हैं, वो भी आज से। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि हमारी सरकार ने ये नई स्कीम जो लाई है, जो कि 2015 से ही आया था, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आज के डेट में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और ये बहुत सही टाइम है कि आप अपने घर को बनाने के बारे में ज़रूर सोचें। तो ये क्या फ़ायदा है, क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना, और कैसे आपको मिल सकता है, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। किस तरह से मिलेगा और आप किस तरह से आपको इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि PMAY के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बात होती है कि किस तरह से हमको लोन मिलेगा। सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि आपको क्या करना है, आपको घर बनाने के लिए या तो लैंड देखना है, प्लॉट खरीदना है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है। सेकंड थिंग, आप कोई भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस जो है उसको आप खरीदना चाहते हैं, उसके लिए लोन हो सकता है। या आप अपने घर का एक्सटेंशन कराना चाहते हैं, जैसे कि आपने घर बना लिया था लेकिन आप उसमें कुछ एक्सटेंशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको लोन हो सकता है। ये तीन चीज़ें के लिए आपको PM आवास योजना का लोन हो सकता है। मेरे ख्याल से ये आपके लिए क्लियर हो गया है। तो तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई है। तो अब बात करते हैं कि इसमें जो है चार जन के लिए जो है चार ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया एक्चुअली। फर्स्ट ग्रुप है EWS, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। सेकेंड ग्रुप है LIG, लोअर इनकम ग्रुप। और थर्ड जो ग्रुप है वो है मिडिल इनकम ग्रुप 1। एंड फोर्थ जो है मिडिल इनकम ग्रुप 2, दैट इज MIG 1 एंड MIG 2। आज जो है इस वीडियो में मैं आपको EWS और LIG दो ग्रुप के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनेगा जिसमें मैं MIG 1 एंड MIG 2 के लिए बात करूंगा। तो इस वीडियो से ही लिंक MIG 1 एंड MIG 2 वाला वीडियो भी रहेगा, तो इसको भी देखिए और उसको भी देखिए, तो ही आपको वो भी अच्छे समझ में आएगा। तो फर्स्ट मैं बात कर लेता हूँ EWS, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और LIG है। तो बात होती है कि EWS में कौन आता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हम किसको कंसिडर करते हैं। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में वो लोग आते हैं जिनका हाउस होल्ड इनकम अप टू 3 lakhs है। हाउस होल्ड इनकम मतलब आप समझ रहे हैं, हाउस होल्ड इनकम मतलब होता है कि इसमें आपके घर की कमाई, इसमें सिर्फ आप ही की कमाई नहीं बल्कि अगर आपकी स्पाउस है उनकी भी कमाई है, अगर वो भी कमाते हैं तो उन दोनों को जोड़ा जाता है। और दोनों को जोड़ने के बाद जो कमाई बनती है घर की, उस कमाई को कहा जाता है हाउस होल्ड इनकम। तो जिनकी हाउस होल्ड इनकम अप टू 3 लाख रुपीज़ हैं वो आते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, और जिनके इनकम मोर देन 3 lakhs एंड अप टू 6 lakhs हैं वो आते हैं LIG में, लोअर इनकम ग्रुप में। तो आपको ये समझना है, अगर आप EWS सेक्शन में आ रहे हैं, इस ग्रुप में आ रहे हैं, तो आप कौन से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, EWS के लिए। अगर आप LIG के ग्रुप में आ रहे हैं, आपकी इनकम, आपकी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख टू 6 लाख है, तो आप किस में अप्लाई कर सकते हैं, LIG में, LIG ग्रुप के लिए। तो अब बात होती है कि दोनों में आपको कितना लोन मिल सकता है और इसमें क्या फ़ायदा है।
तो मैं आपको बता दूं सबसे इजी चीज़, सबसे पहला चीज़ तो जान लीजिए, आप लोगों को EWS और LIG को जो सब्सिडी है वो मिलता है 6.5% इंटरेस्ट सब्सिडी। मतलब कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज की डेट में हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट चल रहा है वो मात्र 6.8% चल रहा है इन मोस्ट ऑफ द बैंक्स। जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, करीब करीब सबके 6.8% टू 7% चल रहा है। और अगर आपको इंटरेस्ट पर सब्सिडी मिल जा रहा है, 6.5% सब्सिडी अगर आपको मिल जा रहा है, तो इसका मतलब कि आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो कितना पे करेंगे, मात्र 0.3%। तो इससे आप समझ रहे हैं कि 0.3% मतलब कितना हुआ। अगर आप 1 लाख का लोन ले रहे हैं तो आप साल भर का जो इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को, वो पे करेंगे आप मात्र 300 रुपये, ओनली 300 रुपीज़। और वही चीज़ मान लीजिए अगर आप 6 लाख का लोन लेते हैं या 10 लाख का लोन लेते हैं, तो जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे साल भर में, वो आप कितना पे करेंगे, मात्र 3,000 रुपये। तो ये है इसका फंडा। आप समझ रहे कि कितना सिंपल है और कितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग रहा है। आप मात्र 3,000 रुपये पे कर रहे हैं, वो भी 10 लाख के लोन के लिए। तो कितना सिंपल है। अब बात लेकिन इतनी आसान है नहीं जितना आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। मैं आपको इसको और क्लियर बताऊंगा। इस चीज़ के लिए आप आगे तक देखिए और समझिए कि क्या है इसमें। अब बात हो रहा है कि हमको तो 6.5% इंटरेस्ट सब्सिडी आ जा रहा है और 0.3% हम दे रहे हैं। अब लेकिन बात ये होती है कि जो हम 0.3% हमको इंटरेस्ट सब्सिडी आ रहा है, 0.3% इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं, वो हम ऐसा सिंपली हम नहीं देते हैं। मैं आपको उसमें बता दूं, अब जो आपका जो लोन हो रहा है उसका जो इंटरेस्ट आपको लग रहा है 6.8%, वो आपको पे करना पड़ता है। और उसके 1 साल के अंदर जो उसका इंटरेस्ट बनता है वो आपके बैंक के लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और क्रेडिट होने के बाद उसका जो रीस्ट्रक्चर है फिर से होता है और नया इंस्टॉलमेंट, जो नया EMI जो है वो फिर बनता है, फिर रीस्ट्रक्चर होता है और फिर नया EMI हर साल। क्योंकि आप जब घर लेते हैं तो आप 4 स्टेज में अपना पैसा जो है डिस्बर्समेंट जो है बैंक से लेते हैं। फर्स्ट डिस्बर्समेंट, सेकंड डिस्बर्समेंट, थर्ड डिस्बर्समेंट एंड फोर्थ डिस्बर्समेंट। और इन डिस्बर्समेंट के साथ ही जब आपका डिस्बर्समेंट होगा उससे 3 महीने के अंदर जो है बैंक आपके क्लेम करती है, आपका सब्सिडी क्लेम करती है। किससे? गवर्नमेंट से, जो कि CNA बोलते हैं उसको, सेंट्रल नोडल एजेंसी से क्लेम करती है। और उससे गवर्नमेंट क्या करती है, आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। जो आपका सब्सिडी रहता है वो आपको क्रेडिट कर देती है। लेकिन जब तक क्रेडिट नहीं कर रही है तब तक आप जो है लोन का इंटरेस्ट जो है आप पे करते हैं, बट आपको क्रेडिट बैक हो जाता है 1 साल के अंदर ही, आपको इजीली क्रेडिटेड हो जाता है। और अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं PMAY के वेबसाइट में जाके, इजीली, बहुत ही आसान होता है। तो अब ये तो हो गया। अब मैं नेक्स्ट में आ जाते हैं जो LIG ग्रुप के बारे में बात कर रहा था। अब जो LIG ग्रुप है, LIG ग्रुप में आपको कितना इनकम होना चाहिए, 3 लाख टू 6 लाख। और अब इसमें जो है आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, अगेन 6.5%। और ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रहा है, अब बात ये भी है कि सर ये भी समझिए कि आपको जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रहा है मैक्सिमम कितना मिल रहा है, 6.5% इंटरेस्ट तो मिल रहा है, लेकिन अप टू 2,67,500 रुपीज़ ये आपको मैक्सिमम मिलेगा। और ये इतना इंटरेस्ट जब आपको पे कर देगी गवर्नमेंट, तो इसके आगे जो है गवर्नमेंट आपको पे नहीं करेगी। अगर आप इससे ज़्यादा लंबा या आप ज़्यादा लोन लेकर रखें तो आपको पे नहीं करेगी। क्योंकि मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ कि आप कहाँ तक जो है, आपको सरकार जो है कहाँ तक लोन दे रही है, अप टू 6 लाख के ऊपर ही आपको जो है इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रहा है। अगर 6 लाख के ऊपर आप ले रहे हैं लोन, तो इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा। और इसके ऊपर का जो भी रहेगा वो जो आपका इंटरेस्ट रेट है, जो कि 6.8% चल रहा है, जो कि बहुत कम चल रहा है, उतना ही आपको देना पड़ेगा। ये इसका स्कीम है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि हमें इस लोन के लिए अप्लाई करना है तो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है, इसको अप्लाई करने के लिए आप 2 जगह जा सकते हैं। या तो PMAY के साइट में अप्लाई कर सकते हैं, या तो सेकंड आप किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, मतलब कि कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में जा सकते हैं, कोई भी आप प्राइवेट बैंक में जा सकते हैं, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनी बैंक, SBI, किसी भी बैंक में आप जाके PMAY के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात जैसे कि आती है, अब एलिजिबिलिटी क्या है, ये क्या ये लोन हर किसी को मिल सकता है और क्या इतनी आसानी से मिल सकता है, ये चीज़ भी हम जान लेते हैं। आसानी से तो जरूर मिल सकता है, लेकिन इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको कि आपको जानना चाहिए। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स टू 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अगर 21 साल से 60 साल के बीच में नहीं है और या तो आप उससे ज़्यादा हैं या तो उससे कम है, तो आपको लोन नहीं मिल सकता, पहला चीज़। सेकंड, अगर हम बात करें कि जब किसको लोन मिलेगा, तो याद रखिए ये जो लोन है बेसिकली विमेन हेडेड को दिया जाएगा। विमेन हेडेड मतलब ये नहीं होता है कि विमेन जिस फैमिली को हेड कर रही है, मेरा मतलब ये है कि जहाँ पर स्पाउस एंड हस्बैंड दोनों हैं, तो विमेन के नाम पे अगर आप घर ले रहे हैं या तो विमेन आपकी को एप्लीकेंट है, तो आपको पीएमएवाई का लोन मिलेगा। मान लीजिए अगर आप अपने नाम पे लेते हैं, जो कि मैं मेन की बात कर रहा हूँ, अगर मेन कोई भी अगर आप अपने नाम पे लोन ले रहे हैं तो आपको पीएमएवाई का फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर आप उसमें को एप्लीकेंट में अपनी वाइफ को, अपनी स्पाउस को नहीं रखते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने स्पाउस को रखिए। तो ये पहला क्राइटेरिया इसका है। सेकंड मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए कि आप अनमैरिड है, क्योंकि 21 ईयर्स के बाद से इसने अलाउ कर दिया है, तो 21 ईयर्स में कई लोग मैरिड नहीं भी रहते, तो क्या आप लोन नहीं ले सकते? नहीं, आप लोन ले सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके नाम पे लोन हो सकता है, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपनी वाइफ को को एप्लीकेंट में रखना ही पड़ेगा। और वैसे ही सेम अगर वुमेन भी अनमैरिड है तो वो अपने नाम पे ले सकती है लोन, और अगर वो मैरिड है तो वो अपने नाम पे तब भी ले सकते हैं, जॉइंट बोरोवर में अपने हस्बैंड को रख सकते हैं। तो ये इजीली अवेलेबल लोन है। सेकंड क्राइटेरिया आपको पता चल गया है। अब थर्ड बात करते हैं, जो आपके सैलरी है, कि आपकी सैलरी अप टू 3 लैक्स है, अप टू 6 लैक्स है, इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले से आप लोग सभी लोग जानते हैं इजीली जो होता है, सबसे पहले तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फॉर्म 16 जहाँ से आपकी सैलरी सर्टिफिकेट, थर्ड हो गया आपका आईटीआर, और फोर्थ हो गया अगर आपको ये सब चीज़ नहीं है, आपका लोअर इनकम ग्रुप में भी नहीं आते हैं, आप टैक्स भी पे नहीं करते हैं, तो आप तहसीलदार से जो है अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, सेल्फ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और इसको भी जमा कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोग अपना टैक्स जमा नहीं करते हैं, आईटीआर फॉर्म नहीं भरते, आईटीआर फिल नहीं करते, तो फिर तब आप ये चीज़ कर सकते हैं। बट दैट इज़ बिलो 2.5 लैक्स इनकम वाले जो हैं उनके लिए है। अगर आप इसके ऊपर वाले हैं तो आप अपना आईटीआर जरूर भरना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 3 साल का आईटीआर ज़रूरत पड़ता है, साथ में 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट ज़रूरत पड़ता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और आपका सैलरी, अगर आप सैलरी स्लिप आपकी बनती है तो वो चीज़ भी ज़रूरी है, सैलरी सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ आपके इनकम रिलेटेड इनकम प्रूफ होते हैं, जिससे कि बैंक इजीली आपका एलिजिबिलिटी देख सकता है कि आपको कितना लोन किया जा सकता है, इसके लिए होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपको पीएमएवाई के तहत कितना कारपेट एरिया में आपको जो है घर बनाना है। तो मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 30 स्क्वायर मीटर जो है उनका कारपेट एरिया, अगर आपका 30 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया के अंदर है तो आपको इस पर लोन हो सकता है। मान लीजिए इससे ज़्यादा है तो भी लोन हो सकता है, लेकिन सरकार जो कहती है, जो रिकमेंडेशन देती है इस पीएमएवाई के लिए, वो कहती है 30 स्क्वायर मीटर तक हम देंगे, और उसी हिसाब से उन लोग 6.5% इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे रहे हैं, और 2,67,500 आपको टोटल ओवरऑल इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा लैंड का यूज़ करें, कारपेट एरिया आपका ज़्यादा है, तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो बॉन्ड आप ही करेंगे, सरकार कोई उसके ऊपर पैसा नहीं देगी। सेम इफेक्ट होता है एलआईजी के ऊपर भी। एलआईजी का जो लोन होता है उनका भी सेम रहता है, लेकिन उनके ऊपर जब हम बात करते हैं तो उनका जो है कितना कारपेट एरिया है, तो उसका मैं आपको बताऊँ 60 स्क्वायर मीटर उनका कारपेट एरिया है। तो 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया के अंदर अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो सरकार उसको रिकमेंड करती है कि आप इसमें बनाइए। बट अगर आप उससे ज़्यादा बना रहे हैं तो उसका जो भी इंटरेस्ट जो होगा वो आप ही बियर करेंगे, ये रहता है। बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसमें आप जो है अपने घर का रिनोवेशन कर रहे हैं, जब हम घर को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप 30 स्क्वायर मीटर जो कि ईडब्ल्यूएस का है उससे ज़्यादा नहीं बना सकते, 60 स्क्वायर मीटर जो कि एलआईजी का है उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते, ये उस पर रेस्ट्रिक्शन है। बट नए घर में आप ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा कारपेट एरिया का बना रहे हैं, तो कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है।
तो ये सिंपल चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती हैं इसके लिए। तो यहाँ तक तो आपको ये चीज़ समझ में आया कि आपका कितना कारपेट एरिया चाहिए और क्या चाहिए। अब बात होती है कि एलिजिबिलिटी, आपको कितना लोन मिल सकता है और कितना टेन्योर हो सकता है। तो जो टेन्योर है मैं आपको बता दूं, टेन्योर पीएमएवाई का मैक्सिमम 20 ईयर्स है। 20 ईयर्स के ऊपर आपको पीएमएवाई में लोन नहीं मिल सकता। मतलब 20 साल का टेन्योर रहेगा, 20 साल के अंदर अगर आप पे कर रहे हैं तो आपका ये जो टेन्योर चलेगा। अब मान लीजिए कि कोई भी आपका लोन अगर एनपीए होता है, जिसमें कि आप अगर लोन खराब करते हैं, लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं ठीक से, तो आपको जो सब्सिडी मिला है वो भी वापस हो जाता है गवर्नमेंट को। तो इसीलिए गलती से भी ये लोन को खराब ना होने दें और लोन को रिपेमेंट प्रॉपरली करिएगा आप, ताकि आपको सब्सिडी आसानी से मिलता रहे। अगर आपने पेमेंट ठीक से नहीं किया तो आपको सब्सिडी मिलेगा नहीं, और जो मिला भी हुआ होगा तो वो भी वापस चला जाएगा। इसलिए काइंडली आपको इसको जो है पे करना रहेगा, रिपेमेंट बहुत ही प्रॉम्प्ट रखना पड़ेगा, है ना। अब मान लीजिए अब जो आप लोन ले रहे हैं वो कितना आपको मिल सकता है, ये चीज़ कई लोग जानकारी रखना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो है लोन कितना मिलेगा। तो लोन का जो क्राइटेरिया, जो मतलब एलिजिबिलिटी हम निकालते हैं बैंक वाले, वो कैसे निकालते हैं, आपकी सैलरी जितनी होती है उस सैलरी का 4 टाइम्स आपको मिल सकता है। कितना? एनुअल सैलरी का 4 टाइम्स। मान लीजिए आपका एनुअल सैलरी आता है 3 लाख रुपीज़, तो आपका जो है आप एलिजिबल कितने के लिए? 12 लैक्स के लिए, 12 लैक्स के लोन के लिए आप एलिजिबल हैं। मान लीजिए आपका जो सैलरी आता है 6 लैक्स एनुअल सैलरी, तो आपकी जो लोन एलिजिबिलिटी कितनी होगी? 24 लैक्स। अब बात होती है कि क्या 24 लैक्स एलिजिबिलिटी होने से आपको 24 लैक्स का लोन हो जाएगा? नहीं, इसके बाद भी क्राइटेरिया होता है कि आपका नेट टेक जो सैलरी है, नेट टेक होम सैलरी जो है, वो ग्रॉस का 25% के नीचे नहीं आना चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग योर ईएमआई। जो आपका ईएमआई बनेगा, इसका हाउसिंग लोन का जो ईएमआई बनेगा, उसको आपके ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा। जितना आपको आ रहा है उसमें डिडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो आपकी सैलरी बच रही है नेट टेक होम सैलरी, वो 25% के बिलो नहीं जाना चाहिए। अगर वो जा रहा है तो आपका ईएमआई कम करना पड़ेगा, ईएमआई कम होगा और उसके हिसाब से आपका लोन का एलिजिबिलिटी भी ऊपर नीचे हो सकता है, कम हो सकता है, आपकी एलिजिबिलिटी कम बन सकती है। लेकिन मैक्सिमम एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि इंटू 4 टाइम्स आप कर सकते हैं लोन के लिए, और टेन्योर 20 ईयर्स का है। तो ये चीज़ तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या कर सकते हैं और कितना आसान है ये लोन। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है इसमें, कितना इंटरेस्ट सब्सिडी आ रहा है, क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ है और आसानी से आप लोग घर बना सकते हैं। तो इस लोन को ज़रूर लीजिए, अपना घर बनाना शुरू करिए और अपने घर में खुद अपने घर में रहिए। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। अभी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MIG 1 एंड MIG 2 को कितना तक जो है लोन मिल सकता है और कितना इंटरेस्ट सब्सिडी उसको है। तो आगे देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।